राणा साहब, क्या वजह है? चौधरी शुजात साहब को क्या उम्मीद दिलाई गई? उनके साथ क्या बातचीत हुई जरदारी साहब की कि उन्होंने ये फैसला कर लिया कि चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ चले जाए? इलाही साहब का मैंने अभी बयान पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा मेरे कल भी वजीर आला के उम्मीदवार, आज भी और आइंदा भी वजीर आला के उम्मीदवार जो हैं वो चौधरी परवेज इलाही होंगे। और चूंकि चौधरी परवेज इलाही एक ऐसी जमात के साथ मिलकर इलेक्शन ला रहे थे जो अदारों के खिलाफ बात कर रही थी, जो अदारों पे खिलाफ गुफ्तगू करते, और मेरा अदारों से 30 साल से तल्लक है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जिस जमात की हमायत में उन्होंने कहा है, लेटर में लिखा है कि फलां जमात के फलां उम्मीदवार को वोट दें, उन्होंने तो अदारों के खिलाफ नफरत की इंतहा कर दी थी। उन्होंने तो कई जलसों में नाम लिए थे, उन्होंने तो इदारों पे जो तनकीद या इदारों के खिलाफ जो कुछ कर सकते थे या इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर उनके कई डायरेक्ट जो करते थे, मुझे समझ नहीं आई कि चौधरी साहब को वो क्यों नहीं याद आया, चौधरी साहब को सिर्फ यही क्यों याद आया। एक तो मुझे इस बयान पे बड़ी हैरानगी हो रही है कि क्या चौधरी साहब का बयान जारी करने वाले या चौधरी साहब का बयान चौधरी साहब को बताए बगैर देने वाले जो है उनको नहीं पता कि जिस उम्मीदवार की वो हमायत का ऐलान कर रहे हैं उन्होंने इदारों पे कितनी दफा तनकीद की है, उनका इदारों के मतलब क्या ख्याल है, उनके कायद जो सबसे बड़े अहम है नवाज शरीफ, वो इदारों के मतलब क्या कहते थे, नंबर 2 जो मरियम साहब है वो क्या कहती हैं। तो ये तो चौधरी शुजात साहब को देखना चाहिए था। बाकी आपको मैं एक बात बता दूं, सर चौधरी शुजात हुसैन साहब और जो पहले जरदारी साहब हैं, इनके दरमियान जो पहली मुलाकात हुई, उस पहली मुलाकात में बिल्कुल चौधरी शुजात हुसैन साहब ने वाज़ेह तौर पे इनकार कर दिया था। उसके बाद जो दूसरी मुलाकात होती है, उस मुलाकात में जरदारी साहब एक और शख्सियत को साथ लेकर आते हैं। उस मुलाकात में वो शख्सियत मौजूद होती है। फिर जरदारी साहब 3 मुख्तलिफ लोगों से उनकी बात करवाते हैं। फिर उसमें जो सालिक साहब हैं और तारक बशीर चीमा साहब हैं, उनका बड़ा अहम रोल होता है। और इसी दौरान में ये सारी फिर बात तय हो जाती है कि जनाब आप ये करेंगे। लेकिन चौधरी शुजात साहब उस वक्त भी कुछ टाइम लेते हैं कि मुझे कुछ फैसला करने के लिए टाइम दे, या आपको मैं सदका इतला दे रहा हूँ। उसके बाद चौधरी शुजात साहब जो है सुबह तक वो लेटर जारी नहीं होता। वो लेटर जो जारी होता है वो लेटर जारी होता है दोपहर 2 बजे के बाद, और दोपहर 2 बजे के बाद वो लेटर जारी होता है। फिर जिस वक्त असेंबली पहुंचता है, फिर वहां पर ये बिल्कुल गलत कह रहे डिप्टी स्पीकर के उनकी बात हुई है, कोई ऐसी बात नहीं होती। शुजात साहब इस पोजीशन में नहीं है कि वो बात करते। फिर वहां पर जाकर उस लेटर के हवाले से कुछ कानूनी नुकात सामने रखे जाते हैं। फिर ये सारी सिलसिले चलते हैं। अगर लेटर रात को ही जारी हो गया होता, सारे मामला रात को फाइनल हो गए होते पहली मुलाकात में ही, या दूसरी मुलाकात में लेटर ले आते, तो फिर ये फौरी तौर पर आकर। अच्छा राणा साहब, एक बात बताएं, वो ये कहते हैं कि मेरे वजीर आला के उम्मीदवार परवेज इलाही हैं, लेकिन पीटीआई के तरफ से नहीं। क्या उनकी जरदारी साहब से बात हुई कि आपकी तरफ से वो वजीर आला बनेंगे? किस मंतिक के तहत, किस यकीन दहानी के तहत? मैं ये जानना चाहता हूं कि रिश्ता कितना मजबूत है उनका जरदारी साहब के साथ, बॉन्डिंग कितनी मजबूत है कि वो जिस चक्कर में भी जाएं वो इनकार नहीं कर पाते उन्हें। मैं उसमें आपको बता दूंगा, आपने चौधरी शुजात हुसैन साहब की एक किताब पढ़ी है? जी मैंने पढ़ी। उसमें उन्होंने एक जगह लिखा, हाँ जी, कि मुझ पे अगर वो केस कर देते तो मैं फिर वो वजीर आजम ना बनता या वजीर खारजा। नहीं, उसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे जब वजारत देने लगे, वजीर आजम बनाने लगे, तो आसफ अली जरदारी साहब जो है वो बैठे थे ऐवान सदर में। तो पीपल्स पार्टी ने मेरे खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया कि इसे क्यों बनाने लगे हैं। तो जरदारी साहब ने फिर कहा कि जब ये वजीर दाखिला थे तो उस वक्त मेरे पे जो हीरोइन केस था, अगर ये ना मेरी सपोर्ट करते, ये इस केस को खत्म ना करवाते, तो आज मैं सदर ना होता। तो इसलिए ये हमारे सबसे बड़े मोहसन है। यानी ये अपनी वो किताब में लिख रहे हैं, और किताब में लिखने के बाद आप देखें कि बहुत सी जगह पर आप गौर करें ना, मरियम उसपे मोहतरमा का कातल के हवाले से ने कहा गया, बहुत से इल्जाम लगे, लेकिन इनका एक रिश्ता बड़ा पक्का था। और जरदारी साहब का और इनका वो एक तल्लक जो है वो जा रहा है। और साथ एक मैंने कहा जो तीसरा आदमी था, अभी इजाजत नहीं है हमें प्रोग्राम में उनका नाम लेने की, वो तीसरा आदमी कौन था वो बहुत से लोगों को पता है, बहुत सी चीजें सामने आई। तो वो तीसरा शख्स ने भी इसमें बड़ा रोल अदा किया। फिर अगले दिन जिस वक्त ये लेकर वहां गए, ये सारा कुछ हुआ, उसके बाद फिर खानदान के अंदर बहुत सी बातें हुई। हमें इस पे अप्रिशिएट करना चाहिए सबसे बड़ा चौधरी परवेज इलाही को, कि तमाम तर चीजों के बावजूद चौधरी परवेज इलाही साहब के मुंह से एक दफा भी कोई ऐसा लफ्ज नहीं निकला
کہ جس سے وہ یہ کہہ سکے کہ چودھری شجاعت حسین کی عزت میں فرق پڑا اور یہ چودھری شجاعت حسین کے خلاف کوئی لفظ استعمال بالکل نہیں استعمال کیا. اور وہ مختلف لوگ سوال کرتے رہے, وہ کہہ رہے یار آپ قانونی نقطے میں میرے سے بات کریں, آپ تو قانون کیا کہتا ہے اس پہ. اچھا چلے رانا صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے, آخری 2 منٹ باقی ہیں. کیا بات کریں گے آپ جو نئے سیٹ اپ کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے, اکتوبر میں انتخابات کی جو گونج سنائی دے رہی ہے, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا سٹیک ہولڈرز بیٹھ جائیں گے؟ کہیں سے کوئی مداخلت ہو رہی ہے؟ نہیں جی, میرے پاس جو اطلاع ہے وہ کہیں سے کوئی مداخلت نہیں ہو رہی, اس لیے کہ اگر کسی جگہ سے کوئی مداخلت ہو رہی ہے تو پھر اس مداخلت کو موجودہ حکمران اتحاد میں سے کوئی بھی شخص ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ میں آپ کو مصحف کا اطلاع دے رہا ہوں, ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے خود کہا کہ ہمیں ابھی تک پتہ نہیں, اور اگر ہمیں پتہ بھی ہو, اگر ہمیں بلایا جائے گا تو ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. جب تک ہم کچھ ڈلیور نہ کر لیں, جب تک ہم عوام میں جانے کے لیے کوئی ایسی چیز نہ دے دیں کہ جس سے ہمیں عوام میں پیدارائی ملے یا عوام میں ہم اپنا ووٹ بینک بہتر بنا سکیں. انہوں نے بالکل واضح طور پہ یہ کہا ہے. دیکھیں, اس پہ اگر یہ حقائق ہیں, اگر یہ اس پہ کوئی حقیقت ہے تو یہ مجھے صرف اس کی ٹائمنگ بڑی غلط ہے. اگر اس میں حقیقت ہوتی تو یہ ٹائمنگ نہ ہوتی. یہ وہ ٹائمنگ ہے جس وقت عدالتی فیصلہ چل رہا تھا. پھر یہ ابھی تک اس کی تصدیق یا تردید دونوں چیزیں جو ہیں وہ جن کی دولت انہوں نے اشارہ کیا ہے اس طرف سے نہیں ہوئی. یا اس طرف سے تردید ہو جاتی یا تصدیق ہو جاتی تو پھر بھی کہا جا سکتا تھا. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ابھی تک تو آج کے دن تک ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا اکتوبر میں تو یہ اثر اگلے 8 سے 10 دن میں پھر حکومت ختم ہوتی ہے. اگلے 8 سے 10 دن میں آپ کو پوری سیٹ اپ لانا پڑتا ہے. وہ 3 ماہ کے لیے ہوتا ہے, جولائی یا اگست ستمبر اکتوبر, پھر یہی ہے نا 3 ماہ. تو اس میں کون آئے گا, اس کے لیے پورا سروس ہوتی ہے, سارے لوگ بیٹھتے ہیں, نگران سیٹ اپ کون ہوگا, نگران سیٹ اپ میں کون نہیں ہوگا. یعنی آپ کو اس میں کوئی حقیقت دکھائی نہیں دیتی, یہ آپ کو سیاسی جنگ یوں ہی چلتی دکھائی دے رہی ہے. سیاسی جنگ چلے گی تو پھر معاشی بحران بھی پیدا ہوتا رہے گا. ناظرین, وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے